हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बेटा। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो है बेटा। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक पूरा देखिए बेटा। लास्ट में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक में हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे, दूसरे में गैस इन लिक्विड। हाँ सही समझा, जिसमें आप हेनरीज लॉ भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्युबिलिटी सबसे पहले हम समझेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास फिक्स अमाउंट है सॉल्वेंट की, उसमें जितनी अमाउंट सोल्यूट की मैक्सिमम आप डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। मान लीजिए कि आपने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी। अब ये वाटर है और आपने इसमें शुगर ऐड कर दी, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। आपने अच्छी तरह से स्टीयरिंग की, शुगर डिसॉल्व होगी। इसके बाद थोड़ी सी और शुगर डिसॉल्व कर दी आपने, थोड़ी सी और शुगर ऐड की, वो भी डिसॉल्व कर दी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक फिक्स्ड अमाउंट के बाद, शुगर के बाद और ज्यादा वाटर इसमें वाटर शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। क्लियर है बेटा? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in a particular amount of solvent या specific amount of solvent। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ेंगे हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं बेटा, डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहला पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, मान लो शुगर है या सॉल्ट है, तो ये किस में डिसॉल्व होगा बेटा? वाटर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि शुगर और साल्ट क्या है? पोलर है, और वाटर भी क्या है? पोलर है। तो पोलर किस में डिसॉल्व होता है? पोलर में। पोलर लाइक्स पोलर। जो नॉन पोलर है, फॉर एग्जांपल एंथ्रासीन है, ठीक है, ये किस में डिसॉल्व होगा? कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। इसका मतलब है कि जो नॉन पोलर है वो किस में डिसॉल्व होगा बेटा? नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर में। पोलर डिसॉल्व होता है पोलर में, नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होता है? नॉन पोलर में। यानी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्लियर है बेटा? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, समझ आ गया? चले आगे बेटा, आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट करके बताता हूं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताते हैं कि कैसे होता है ये। देखो, जिस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में होगी, सॉल्वेंट में जिस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सॉल्यूट में भी मिलती है तो दोनों चीजें डिसॉल्व होंगी। ठीक है, अगर मान लो कि पोलर है, यानी कि एक Na पॉजिटिव है और दूसरा Cl नेगेटिव है, दो आयंस है, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। इधर वाटर है, तो वाटर पे में भी क्या होता है? H पॉजिटिव, यानी H पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करती है, जिसकी वजह से पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व होगा। बट अगर आप इसमें नॉन पोलर यूज करते हैं, इसकी जगह पे अगर नॉन पोलर यूज करेंगे, तो बेटा ये चीज डिसॉल्व नहीं होगी। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट चले बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब बेटा, डिसोल्यूशन, हमारा अगला टॉपिक। ओके बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अगर आप मान लीजिए एक फिक्स्ड अमाउंट है सॉल्वेंट की, आप इसमें किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बेटा डिसोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे बेटा, एक ऐसा एंड पॉइंट आएगा जब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर इससे भी ज्यादा आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो क्या होगा? उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है
कि अब आपने इतना ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया है कि सोल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ और सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ टकरा के फिर दोबारा सॉलिड फॉर्म में वापस आ रहे हैं। वो लिक्विड फॉर्म में चले गए थे, वो मतलब एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए थे, उसके बाद वापस आ गए हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? क्रिस्टलाइजेशन। ओके बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, इसमें मैंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया हुआ है और सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट है। अब ये जो सोल्यूशन बेटा तैयार हुआ, ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, इस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट होता है सोल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन जो होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन की, सैचुरेटेड सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होती है? सॉल्युबिलिटी। उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की बेटा एक और डेफिनेशन आ गई, द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। एक और डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? हाँ, एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरी वीडियो है इसके साथ साथ आपको नोट्स मिलते जाएंगे, जिससे आपको क्लियर होता जाएगा कि अब आप क्या पढ़ रहे हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? आगे चले, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चले, फर्स्ट था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एक है एंडोथर्मिक तो बेटा दूसरा है एक्सोथर्मिक, दो होते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक का मतलब है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इवॉल्व होती है, यानी हीट बाहर निकलती है। तो दो तरह के प्रोसेस है बेटा। वो प्रोसेस जिसमें हीट एंटर हो एंडोथर्मिक, जिसमें हीट का एग्जिट हो वो एक्सोथर्मिक। दो तरह के प्रोसेस होते हैं। क्लियर है बेटा? सबसे पहले हम एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करें, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। वो कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। मान लीजिए कि मैंने शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना है, ठीक है, या साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना है। तो डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन अगर ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे? हीट जो सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है? कूल हो रहा है। सॉल्यूशन क्या हो रहा है? कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। वैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको पता है क्या होता है बेटा? ली चैटलियर प्रिंसिपल का मतलब है कि हम जिस हाल में है हमें उस हाल में रहने दो, अगर आपने चेंज करने की कोशिश की तो हम फिर उसी हाल में चले जाएंगे जिसमें हम पहले थे। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर डिसोल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हीट दे दी जाए। अगर आप हीट दे देंगे तो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? तो एक ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे जैसे हीट दी जाएगी डिसोल्यूशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है जी, सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस आएगा? एंडोथर्मिक। क्लियर है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस क्लियर हो गया। अब इसमें कौन कौन से सॉल्यूट आते हैं, ठीक है, कौन कौन से सॉल्यूट आएंगे बेटा? अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे बेटा तो पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को बिल्कुल ठंडा कर देगा। हाथ लगाकर देखेंगे ना बीकर को तो बिल्कुल ठंडा होगा। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट और भी काफी सारे हैं, ठीक है।
और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है बेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था एंडोथर्मिक। अब हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलिए बेटा पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में इससे सब कुछ उल्ट होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। यहाँ पे सोल्यूशन ठंडा हो रहा था, अब क्या सोल्यूशन होगा, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा सोल्यूशन। ओके बेटा, यहाँ पे एग्जांपल्स भी चेंज हो जाएंगी। पहले एग्जांपल से ये वाली अब होगा लिथियम सल्फेट, और दूसरा होगा सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे भी बेटा उल्टा हो जाएगा। अब पहले ये बढ़ रहा था, अब क्या होगा, अब ये डिक्रीज होगा, ऐसे चलेगा ग्राफ। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्यों, हीट बाहर निकल रही है। ली चटलेर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हीट बाहर निकल रही है तो हीट को बाहर निकाल दो, अगर आप उसको उल्टा हीट देंगे तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और डिसोल्यूशन की जगह पे कुछ और हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। क्लियर है बेटा। और यहाँ पे भी मैं एंडोथर्मिक की क्या जगह पे क्या कर दूं, एक्सोथर्मिक, यही पढ़ा है आपने। ठीक है बेटा, एंडोथर्मिक भी हो गया, एक्सोथर्मिक भी हो गया। अब तीसरी चीज एक और है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली तो दो ही प्रोसेस होते हैं, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक, तो तीसरा प्रोसेस कहां से आया। तीसरे प्रोसेस में ये है कि जैसे जैसे आप हीट करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो तीसरा जो प्रोसेस है बेटा वो इर्रेगुलर प्रोसेस है। कौन सा है, इर्रेगुलर प्रोसेस। चलिए इसको डीपली समझते हैं क्या है। तीसरा जो है वो है इर्रेगुलर प्रोसेस। इर्रेगुलर का मतलब पहले सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, उसके बाद सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो इसको ग्राफ से समझते हैं, ये लीजिए ग्राफ में समझते हैं। पहले सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ तक इस टेम्परेचर तक इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि ये जो है सॉल्युबल है वाटर के अंदर। ठीक है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। जैसे ही 32.8 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। अब ये सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट नहीं रहेगा, ये सोडियम सल्फेट हो जाएगा, यानी एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्लियर है बेटा। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ तक 32.8 डिग्री सेल्सियस तक Na2SO4.10H2O था और यहाँ पे बन गया है Na2SO4। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गई है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, इस टेम्परेचर को जो ये वाला टेम्परेचर है इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। कौन सा टेम्परेचर बेटा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। बोलो क्लियर है, बोलो कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर का तो इफेक्ट हमने पढ़ लिया, हम आगे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बट ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड की। क्या सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट होता है बेटा? नो। लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट होता है? नो। तो फिर सॉलिड इन लिक्विड पे क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर? बेटा क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? नो इफेक्ट। ऐसे सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। बोलो बेटा क्लियर है, डाउट तो नहीं है? क्लियर है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होती है। अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है, आप इसमें और सॉल्यूट भी डिसॉल्व कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड। क्या होता है बेटा? सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाइड जिसको कुछ नहीं चाहिए। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है
अनसेटिस्फाइड का मतलब इसको अभी और चाहिए, तो और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं आप इसमें। इसको कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बोलो बेटा, क्लियर है? जो आज मैंने आपको समझाया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया बेटा? अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बेटा? जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, रेड वाला जो बटन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर नहीं यकीन आता तो करके देख लो बेटा। क्लियर है? ओके।